किसान भाइयों जोहार। बहुत से किसान भाइयों का अभी प्रश्न आ रहा है कि सर पिछले साल ऐसा हुआ था कि आम और लीची के पेड़ में फल तो लग गए हैं, लेकिन मटर के दाने के आकार तक होते होते फल झड़ गए थे पिछले साल। अभी कुछ किसान भाइयों का आ रहा है कि झड़ने लगे हैं। तो बहुत अच्छा समय है अभी कि जो फल लग गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, पौधे से लगे रहें, तो फिर उनकी बढ़वार होगी और अंततः पूर्ण विकसित फल के रूप में मिलेंगे और अंततः उत्पादकता अच्छी होगी। तो किसान भाइयों अभी बहुत अच्छा समय है। आपका आम और लीची के फल जो हैं वो मटर के दाने के आकार के लगभग हो गए हैं या उससे छोटे हैं, तो फल न झड़े इसके लिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कारण ये होता है कि जो फल डंठी से लगा हुआ, डंठल से लगा हुआ है, हम लोग उसको फ्रूट स्टॉक बोलते हैं, तो जो डंठी से लगा हुआ है तो वो छोटा छोटा फल ठीक से लगा रहे, मतलब उसका जो बंधन है वो ठीक से रहे, स्ट्रेंथफुल रहे, मजबूत बंधन रहे, तो झड़ेगा नहीं। दूसरा, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कभी कभी ना हार्मोन की कमी या अधिकता से भी फल झड़ सकते हैं। आम के बाग में फलों के गिरने की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है। थोड़ा बहुत फल गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक फलों का गिरना नुकसानदायक होता है, इसलिए इसके प्रति पहले से ही तैयार रहें। फलों के गिरने के कारणों में अधिक गर्मी और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, इसलिए बाग में फल बनने के बाद से नमी में कमी न होने दें। हार्मोनल संतुलन के लिए प्लानोफिक्स या अन्य किसी भी हार्मोन्स का छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स का छिड़काव कर रहे हैं तो इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 4.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और यह छिड़काव फल जब मटर से छोटे हों तब करें। तो दोनों कारण के जानने के लिए अब बंधन मजबूत रहे, इसके लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये टाइटली जुड़ा रहे, इसके लिए कैल्शियम का हम कैल्शियम अप्लाई करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में। दूसरी बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी, जैसा मैं बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी फल झड़ते हैं। तो हार्मोन हम कहते हैं कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड और GA3 जिबरेलिक एसिड, ये हार्मोन अगर मिले तो ये बढ़वार को, फल के जो डंठल की मजबूती है वो ठीक से मजबूत करता है, तो इससे फल नहीं झड़ते हैं। अब हम कहते हैं कि कितना डोज और क्या मतलब हुआ कि आप आम के जो फल लगे हुए हैं जो मटर दाने के आकार या उससे छोटे हैं, या लीची के भी फल जो मटर दाने के आकार से छोटे हैं, उनमें आपको अब कैल्शियम सल्फेट और GA3 और NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का स्प्रे करना है। अब उसका डोज क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, 1 लीटर अगर हम पानी ले रहे हैं तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेंगे कैल्शियम सल्फेट, और GA3 और NAA जो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड बोले और जिबरेलिक एसिड बोले, ये 25-25 ppm पर ppm मैंने पार्ट्स पर मिले, मतलब आप ऐसे कहें तो करीब करीब 5 से 7 बूंद हर एक का, GA3 का और NAA का। इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो ये दुष्प्रभावित करेगा और फल को और झाड़ने लगेगा। तो इसलिए 5 बूंद, लगभग 5 से 7 बूंद दोनों का लीजिए। कैल्शियम सल्फेट का 3 ग्राम मिलाइए। अब ये तीनों मिला करके ठीक से चलाइए, पत्ती से या फल से चिपका रहे। इसके लिए हम लोग 1 चुटकी वॉशिंग पाउडर आता है, कपड़ा धोने का जो पाउडर आता है वो, या टीपोल करके आता है, टीपोल दुकान में मिल जाएगा। टीपोल का करीब करीब 10 बूंद लेकर के उसमें मिला देते हैं, तो जो घोल बनता है और ठीक से चलाते हैं तो जो घोल बनता है थोड़ा झाग लिए होता है, तो वो पत्ती और फल में सटता है, जिससे दवा का प्रभाव अच्छा पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है। किसान भाइयों, अब आने वाले कुछ ही दिनों में फल बनने शुरू हो जाएंगे। फलों का आकार बढ़ाने और चमक के लिए फल सेट होते ही पोटाश तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। आज बाजार में कई तरह के घुलनशील उर्वरक मिल रहे हैं। आप घुलनशील उर्वरक 0.050 का पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दें और उसका स्प्रे हर 15 दिन के अंतराल पे करते हैं, तो आपका फ्रूट ड्रॉप, जिसको हम फल झड़न कहते हैं, वो आप उसकी समस्या आम और लीची में बहुत कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी या शुरू ही नहीं होगी, आप समय से अगर स्प्रे कर देंगे तो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला रांची और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व फसलों एवं सब्जियों की कटाई साफ मौसम देखकर ही करें और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश और तेज हवा के नुकसान से फसल को बचाया जा सके। लीची के पेड़ों पर फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में पेनोफिक्स हार्मोन्स का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर करें। पशुओं के खाने के लिए चारे वाली फसल लगाने के लिए सिंचित क्षेत्रों में ज्वार का बुआई करें, जिसमें 40% प्रोटीन की मात्रा रहती है। ज्वार के लिए उन्नत किस्मों में रियो 988, पूसाचरी 615 एवं हरा सोना का चुनाव कर सकते हैं। बुआई के लिए बीज की मात्रा 16 से 18 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक थायरम 75 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। वर्तमान मौसम में सब्जियों की फसल में जैसे टमाटर, मिर्च आदि में पत्ती मोड़क बीमारी का प्रकोप देखने में आता है, जो कि सफेद मक्खी कीट से फैलता है। इस रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें ताकि ये रोग दूसरे पौधों तक फैल नहीं पाए। और सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में PPR रोग के आक्रमण की संभावना अधिक रहती है। इस रोग से ग्रसित जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख और नाक से पानी निकलता रहता है और दस्त एवं निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग का सही समय पर निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर PPR का टीका चमड़े के नीचे लगवाएं। इस रोग से बचाव के लिए जानवरों को धूप में जाने से बचाएं और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराएं। कद्दू वर्गीय फसलों में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए किसान भाई टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइऑक्सीस्ट्रोबिन 25% का मिश्रण 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव आलमपुर जिला कटिहार के जोगेंद्र रंजन ने। आपने गर्मी के मौसम में पशुओं की देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस बदलते मौसम जबकि तीव्र गर्मी आने को है, तो इस समय हम दुधारू पशुओं की कैसे देखभाल करें ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, उनकी जो क्षमता है उसका समुचित दोहन हम कर पाएं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और यदि आप इस मौसम में भी अपनी गाय और भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा। इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। गर्मी के मौसम में हम क्या क्या उपाय करें कि हमारे पशुओं का उत्पादन भी अच्छा बना रहे, वह स्वस्थ भी रहें। तो
हमेशा जो है हवादार जालियां लगाने के साथ साथ उसमें पर्दा डालने की व्यवस्था, कि अगर गर्मी में दोपहर में तेज लू ढलती है तो उस समय हम पर्दे गिरा दें ताकि पशुओं को सीधे तेज लू से बचाया जा सके। कूलर की व्यवस्था हो अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में, और बहुत ही तीव्र गर्मी में हमको पानी के जेट और स्प्रिंकलर की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। कभी कभी सीधे जानवरों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो शेड के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी जानवरों को राहत मिलती है। और साथ में जहाँ पर आप पशु को खाना और दाना और चारा देते हैं उसकी साफ सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें नीचे पपड़ी जम के, उसमें फंगस जम के जानवर को के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और जानवर के जहाँ पर गौशाला में रहता है फर्श की सफाई करते रहें और चूने से उसकी पुताई भी करते रहें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बच पाए फंगल ग्रोथ से। दिन के समय पशुओं को शेड के अंदर रखें, जो ठंडा समय है वो उस समय आप उसको बाड़े में कर सकते हैं। दुहाई अधिक से अधिक कोशिश करें कि दिन के बहुत सुबह 6 बजे के आसपास और शाम अच्छे से ढलने के बाद जब मौसम कुछ ठंडा हो जाता है उस समय दुहाई का कार्य करें। इसी तरह से एक अहम जो व्यवस्थापन का पहलू है वो है आहार व्यवस्था। खासतौर से गर्मी के मौसम में चारों तरफ देखते हैं कि जो हरी घास है उसकी काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। तो हम शुरू से ही पशु मालिकों को सलाह इस तरह से दी जानी चाहिए कि वह गर्मी की व्यवस्था पहले से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है चरी चारा की व्यवस्था पहले हो। साइलेज अगर आपके आसपास ग्रीन ग्रास उपलब्ध नहीं है, साइलेज पिट बनवाएं, हरी घास को सूखी करने के बाद उसमें स्टोर करते रहें। साथ में जो उपलब्ध हरा चारा है उसको चॉप करके सूखे चारे के साथ अथवा भूसे के साथ गीला करके देते रहें तो काफ़ी हद तक उसको ठंडक और समुचित मात्रा में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से लगातार अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं और इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्वों को मिलाकर खिलाएं। चाहे इसे खनिज मिश्रण के रूप में खिला सकते हैं या जो पशुपालक भाई आटा या दाना खिलाते हैं उसमें वो अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वाहन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना जरूरी होता है। कुछ जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, खली है, चूनी है, उसको 2-3 घंटे पहले फुला के अगर जानवर को खाने में दिया जाए तो उसके भी एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका पाचक क्षमता बढ़ जाएगी और साथ ही उसमें से जानवर चाव से खाएगा, पचेगा और स्वाभाविक है उसका जो है उत्पादन क्षमता में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि पानी की उपलब्धता गर्मी के मौसम में थोड़ा कम हो जाती है, तो पानी का व्यवस्थापन पहले पूर्व नियोजित ढंग से करें तो हम सब अच्छे ढंग से हम जानवरों की देखरेख कर सकते हैं और उनसे समुचित उत्पादन लेकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।